तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जो जीत हुई है उसको लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं। आशा नौटियाल ने यहां पर कमाल कर दिया और 5,622 वोटों के अंतर से वो जीत गई। आशा नौटियाल को कुल मिलाकर के 22,814 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 18,192 वोट मिले हैं। और जीत के बाद सीएम धामी ने, जैसा कि हमने इसके पहले भी आपको बताया, कि यहां पर रोड शो किया और आशा नौटियाल को विजय बनाने के लिए जनता का उन्होंने धन्यवाद किया। केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है और बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने ये जीत हासिल की और इसी के साथ वो तीसरी बार यहां की विधायक बन गई हैं। और चलिए, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ न्यूज रूम से। प्रशांत मेरे साथ मौजूद हैं, प्रशांत जी, और इसके साथ ही अशोक मेरे साथ मौजूद हैं देहरादून से। सबसे पहले मैं अशोक आपके पास आना चाहूँगा और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से इस जीत को देखा जाए, क्योंकि ये ज़बरदस्त जीत इसको कहा जाएगा, वो भी ऐसे समय में जब बीजेपी बहुत दबाव में थी। मंगलौर में हारे, बद्रीनाथ में हारे, उसके बाद नाक का सवाल, नाक की लड़ाई बीजेपी ने इसको बना लिया था, लेकिन अंततः वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, बीजेपी जीत गई। कैसे संभव हुआ ये? बिल्कुल, देखिए सही बात है ये अमित, क्योंकि अगर बात की जाए केदारनाथ विधानसभा सीट, हॉट सीट जो कही जाती है, इस पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। क्योंकि अगर हम देखें उत्तराखंड का अभी तक का केदारनाथ विधानसभा सीट का इतिहास उठा करके देखेंगे तो भले ही सबसे पहले शुरुआती दौर में हमने देखा कि 2002 की बात हो या फिर 2007 में हो, भाजपा के पाले में ये सीट रही है और आशा नौटियाल यहां से 2 बार की विधायक रही है। लेकिन इतने बड़े मैंडेट के साथ आज तक कोई भी प्रत्याशी इस सीट से जीत करके नहीं आया। और फिर से जब इस बार के चुनाव में आशा नौटियाल पर फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जब दाव खेला, तो जिस तरीके से आशा नौटियाल हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम हो, महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष हो, कई कैबिनेट मंत्री की ओर से जब प्रचार प्रसार किया गया, पूरी गर्मजोशी के साथ प्रचार प्रसार देखने को मिलता है और पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंकी। इसीलिए यही वजह थी कि जीत को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दी और आज यही देखने को भी मिला। आज जब देहरादून में जो रोड शो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देखने को मिला, सर्वे चौक से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक का यह रोड शो था, जहां तक पहुंचने में, यानी कि सर्वे चौक से बीजेपी मुख्यालय पहुंचने तक केवल 10 मिनट लगता है और करीब सर्वे चौक से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक ये रोड शो 1.5 से पौने 2 घंटे के अंदर पहुंचता है। आप इस समय से अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना ज्यादा उत्साह और खुशी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ हर किसी की निगाहें इस विधानसभा सीट पर थी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मैंने पहले कहा, हॉट सीट यही कही जाती है और ऐसे में बीजेपी के लिए ये चैलेंज भी था इस सीट को जीतना। क्योंकि अगर इससे पहले जो उपचुनाव हुए, बद्रीनाथ सीट की हो या फिर मंगलौर सीट, दोनों ही विपक्ष के यानी कि कांग्रेस के पाले में रही और ऐसे में दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी। लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव दूसरे एंगल से भी देखा जा रहा था, धामी वर्सेस केदारनाथ सीट, क्योंकि देखिए ये इस विधानसभा सीट ये इतनी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा सीधा लगाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां से ये बात कही थी कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और मुख्यमंत्री लगातार इस पर काम करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। और ये जो आज एक मैसेज देने का कोशिश इस सीट को जीत करके गई है, ये आने वाली 2027 के विधानसभा चुनाव की राह को भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी आसान कर देता है। तो जरूर कहा जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी यानी कि मुख्यमंत्री को और ज्यादा बल मिला है इस सीट को जीतने के बाद। और खुद आज मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन में जिस तरीके से विकास कार्यों की योजनाओं का पूरा बखान किया, केदारनाथ की सीट के लिए 10 करोड़ का जो पैकेज रखा गया है वो पैकेज दिया गया, उसमें से 7.5 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति का भी मुख्यमंत्री की ओर से जिक्र किया जाता है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि 2027 के लिए भी जो बीजेपी पार्टी है वो पूरी तरीके से तैयार रहेगी और ज्यादा आगे मेहनत करेंगे। बिल्कुल। यानी कि ये जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने जिस तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंकी है वो मेहनत रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। अशोक बने रहिए हमारे साथ न्यूज रूम से प्रशांत जी भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, भाई वैसे तो कांग्रेस पार्टी ने कसर तो कुछ नहीं छोड़ी, तमाम मुद्दे उठाए। कांग्रेस पार्टी ने केदारनाथ यात्रा का मुद्दा उठाया, कांग्रेस पार्टी ने सोना चोरी होने का मुद्दा उठाया, कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा सड़कों का उठाया, पलायन का मुद्दा उठाया, सड़कों का मुद्दा उठाया। कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाया।
कांग्रेस पार्टी तो ये भी कहती रही कि भाई देखिए ये तो धाम को वहाँ दिल्ली लेकर जाने वाले थे, शिला को दिल्ली लेकर पहुंच गए। मुख्यमंत्री धामी साहब वहाँ पर उनके बयान को भी कोट कर रही थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप, क्या वजह रही? देखिए बिल्कुल अमित, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर रही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर और तमाम मुद्दों को उठाती रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मुद्दे कांग्रेस उठा रही थी धरातल पर उसे सीएम धामी ने बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया। जैसे अगर कांग्रेस ने आपदा का मुद्दा उठाया, क्षेत्र में जो समस्याएं लोगों को हो रही थी आपदा के बाद उसका मुद्दा उठाया, तो आपने ये देखा होगा कि जैसे ही आपदा आई केदारनाथ में इस बार बहुत तेजी से मुख्यमंत्री धामी ने उस पर एक्ट किया। लगातार वो केदारनाथ गए और जो भी रेस्क्यू का काम होना था पूरी उनकी निगरानी में हुआ और उसके बाद बहुत तेजी से यात्रा मार्ग जो भी क्षतिग्रस्त हुआ था उसे दुरुस्त कराया गया और यात्रा सुचारू कर दी गई। इसी तरीके से केदारनाथ मंदिर में जो सोना चोरी की बात बार बार कांग्रेस करती रही उसको भी लेकर के जनता के बीच स्पष्ट किया मुख्यमंत्री ने कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ भी जानकारियां थी वो जनता के साथ साझा किया। तो जिस तरीके से कांग्रेस कभी धाम बनाम धामी का मुद्दा उठाती रही, कभी कुमाऊं गढ़वाल का मुद्दा उठाती रही, यहां तक कि जाति का कार्ड भी खेला गया, ब्राह्मण ठाकुर का कार्ड भी खेला गया। लेकिन मुख्यमंत्री धामी चूंकि लगातार जनता के बीच बने रहे, जनता को वो समझाते रहे कि इन मुद्दों का महत्व नहीं है, सरकार अच्छा काम कर रही है, क्षेत्र के लिए लगातार विकास के काम कर रही है। और एक बार और अमित की चुनाव से पहले भी कई बार केदारनाथ गए मुख्यमंत्री धामी और क्षेत्र के लिए कई विकास की घोषणाएं की। तो जो डबल इंजन को लेकर के एक छवि बनी हुई थी क्षेत्र की जनता में, जिसके आधार पर 2022 में केदारनाथ में बीजेपी जीती थी, उसको बरकरार रखा मुख्यमंत्री धामी ने और चुनौती स्वीकार की, खुद अगुवाई की। लगातार बीजेपी की ओर से भी मेहनत की गई, पार्टी संगठन ने भी तमाम मंत्रियों की, सरकार के और पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई, लेकिन अगुवाई मुख्यमंत्री की धामी की रही। लगातार वो रोड शो करते रहे, जनसभाएं करते रहे और कांग्रेस जिन भी मुद्दों को उछाल रही थी उसे वापस कांग्रेस की ओर पलट कर रख दिया। केदारनाथ का मुद्दा, मंदिर का मुद्दा जब उठाया कांग्रेस ने, तो सीएम ने बद्रीनाथ मंदिर का जो मुंबई में जो उद्घाटन हुआ था उसका मुद्दा जनता के बीच छेड़ करके ये बताने की कोशिश की कि इन मुद्दों का कोई अर्थ नहीं है और सरकार ने पहले ही 4 धाम के नाम से कोई मंदिर ना बने इसके लिए एक्ट बना दिया है। तो कांग्रेस ने जो भी मुद्दा सामने रखा जनता के, उसको अच्छी तरीके से काटा मुख्यमंत्री धामी ने, साथ ही साथ भरोसा दिलाया कि डबल इंजन की सरकार इस क्षेत्र का बेहतर विकास कर सकती है और इसीलिए जनता ने इस पर मुहर लगाई। जी। लेकिन प्रशांत जी, एक और बात कही जा रही है और वो बात यह है कि भाई कांग्रेस पार्टी को डेंट अगर किसी ने दिया है तो वो दिया है जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने, जिनका नाम है त्रिभुवन चौहान, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है क्योंकि वो भी 9,311 वोट ले गए, जो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ। क्या मानते हैं आप ऐसा? बिल्कुल, देखिए अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे उन्होंने कांग्रेस को चोट पहुंचाई, लेकिन जब चुनाव होता है तो वो ये देख करके नहीं होता है कि दूसरे प्रत्याशी की क्या मजबूती है या उसकी क्या कमजोरी है। चुनाव इस आधार पर होता है कि आपकी अपनी ताकत क्या है। ये तमाम बातें बीजेपी पर भी लागू होती थीं, लेकिन बीजेपी ने इन तमाम कयासों, तमाम चुनौतियों को धता बताते हुए इस चुनाव में जीत दर्ज की। तो इसीलिए कांग्रेस अगर ये बहाना बनाती है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रहने से उनकी हार हुई है या इसे एक्सक्यूज के रूप में लेती है, तो ये बहुत मजबूत एक्सक्यूज नजर नहीं आता, क्योंकि चुनाव में इस तरीके की बातें होती हैं, लेकिन जनता उस पर ही अपनी मुहर लगाती है जिसके प्रति उस पर भरोसा होता है। बिल्कुल जी, आप बने रहिए, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा प्रशांत जी। लेकिन अशोक भाई, कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावा करती रही कि हमारे सारे नेता, जितने भी दिग्गज नेता हैं, सब एकजुट हैं, लेकिन अब ये कांग्रेस पार्टी की ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड में ही ये हाल है, ये बाकी के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो भीतरघात का बहुत शिकार रहती है, गुटबाजी बहुत है यहाँ पर लोगों के मन आपस में मिलते ही नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ भी सिर्फ दिखावा हो रहा था ऊपर से कि भैया हम एकजुट हैं, सब कांग्रेस पार्टी के वो छतरी के नीचे हम काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे की काटते रहे, और वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है क्या हार की? बिल्कुल, देखिए सही बात है ये अमित, क्योंकि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, यह बात किसी से छुपी भी नहीं है। गुटों की अगर कांग्रेस की बात करें तो एक तरफ हरदा गुट है, प्रीतम गुट है, महारा गुट है, और जिस तरीके से ये गुटों में बटी हुई कांग्रेस रही,
लेकिन अगर हम प्रचार प्रसार के दौरान देखें तो तस्वीरें अलग जरूर निकल करके सामने आई। एकजुटता वहां पर जरूर दिखाई दी, लेकिन जिस तरीके से जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गई, दिल्ली में केदारनाथ शीला की बात हो, आपदा की बात हो, केदारनाथ से सोना चोरी की बात हो, जिन मुद्दों को प्रमुखता पे अपनी प्राथमिकता पर कांग्रेस ने रखा था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से जनता के सामने रखा कि किस तरीके से कांग्रेस भ्रामक प्रचार करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम कर रहे हैं और जनता को विश्वास में लेने का काम मुख्यमंत्री की ओर से जिस तरीके से किया जाता है। और यही वजह रही कि वहां की जनता ने अपना एक बार फिर से विश्वास दिखाया भारतीय जनता पार्टी पर, और भारतीय जनता पार्टी ने उस मिथक को फिर से दोहराया। क्योंकि देखिए, अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि मंगलौर और बद्रीनाथ में उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में केदारनाथ सीट जीतना एक चैलेंज अपने आप में जरूर था, क्योंकि इस सीट पर टक्कर अगर देखी जा रही थी तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन जिस तरीके से जो निर्दलीय विधायक है त्रिभुवन, उनका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिला, 9000 से अधिक वोट उनको मिले। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस को जो एक डेंट पड़ा है वो निर्दलीय विधायक से जरूर पड़ा है, क्योंकि देखिए, जब प्रत्याशी एक मैदान में होता है तो उसमें यह नहीं देखा जाता कि वो किसी पार्टी का है या फिर निर्दलीय, लेकिन निर्दलीय के लिए इतनी एक बड़ा मार्जिन एक वोटों का लेकर के आना अपने आप एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और यही वजह रही कि कांग्रेस का हार का एक कारण यह भी माना जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी ये बात कही थी कि 2027 के लिए ये यहां निर्भर कर रहा था कि जो भी जीत करके आएगा उसकी राह और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि 2027 के लिए इस विधानसभा सीट, केदारनाथ विधानसभा सीट, हॉट सीट जिसको कहा जाता है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट, ये राह और भी आसान 2027 के लिए बूस्टिंग का काम करेगी, बूस्टिंग का काम करेगी। बिल्कुल सही बात है प्रशांत जी। जल्दी से 20 सेकंड में एक कमेंट आपका आखिरी। एक मैसेज की लड़ाई भी थी, क्योंकि जिस तरीके से बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि अयोध्या में आप हारे, चित्रकूट में आप हारे, आप बद्रीनाथ में हारे, उसके बाद केदारनाथ में भी अगर बीजेपी की हार हो जाती तो होता क्या भाई, वो तो पीएम मोदी का प्रिय स्थल है ना, अगर वहां हार होती तो फिर तो हाहाकार मच जाता। बिल्कुल अमित, देखिए बिल्कुल प्रतिष्ठा का प्रश्न था। जिस तरीके से अयोध्या में बीजेपी हारी थी और उसी समय बद्रीनाथ में भी बीजेपी की हार हुई थी, तो लगातार ये कांग्रेस प्रचारित कर रही थी कि जो धर्म का झंडा लेकर के बीजेपी फिरती है वो कार्ड भी अब फेल हो गया है। ऐसे में केदारनाथ की जीत बेहद अहम थी, और तब जबकि बिल्कुल पीएम मोदी वहां पर लगातार बने रहते हैं, ऐसे में बीजेपी ने जीत करके जो तमाम सवाल थे उनको फिलहाल शांत कर दिया है। बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत जी, उसके साथ ही अशोक, आपका भी बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे तो बढ़ेंगे लेकिन बात इसी की होगी, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है और जीत का परचम लहराया है। और बीजेपी की आशा नौटियाल ने कांग्रेस के मनोज रावत को 5622 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने केदारनाथ में सोना चोरी और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण के मुद्दे पर सीएम धामी और बीजेपी को भरपूर घेरने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने कांग्रेस के हर वार की काट करते हुए केदारनाथ में शानदार जीत दर्ज कर ली। और केदारनाथ की जीत ने जहां उत्तराखंड में सीएम धामी का कद और ज्यादा बढ़ा दिया है और ज्यादा इसको मजबूत कर दिया है, तो वहीं जीत का सपना देख रही कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में गहरा धक्का खाकर औंधे मुंह गिर गई। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी का परचम, धाकड़ धामी के पराक्रम से कांग्रेस बेदम। मुख्यमंत्री धामी ने बताया जनता की जीत, सत्ता बल की जीत बता कांग्रेस ने निकाली खींच। प्रतिष्ठा का सवाल बने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी की आशा नौटियाल ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 5622 मतों से हराकर उपचुनाव में जीत दर्ज की है। कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों, वरिष्ठ नेताओं और उनके समर्थकों के लगातार 17 दिन तक किए गए धुआंधार प्रचार का फल जनता ने भाजपा की झोली में डाला। बीजेपी की आशा नौटियाल को 23,814 मत मिले, कांग्रेस के मनोज रावत को 18,192 मत मिले, निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह को 9,311 मत मिले, तो वहीं यूकेडी के डॉक्टर आशुतोष भंडारी को 1,314 मत मिले, निर्दलीय आरपी सिंह को 493, तो वहीं पीपीआई डेमोक्रेटिक के प्रदीप रोशन को 483 मत मिले।
चुनाव के दौरान कांग्रेस ने केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी के आरोप और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी को जमकर घेरा, लेकिन बीजेपी की ओर से प्रचार की कमान संभाले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के हर वार का बखूबी जवाब दिया। सीएम लगातार केदारनाथ में डेरा डाले रहे, बाइक रैली हो, रोड शो हो या जनसभाएं, सीएम धामी ने ताबड़तोड़ प्रचार कर ये सुनिश्चित किया कि 2022 की तरह इस बार भी केदारनाथ की सीट बीजेपी की झोली में आए और धाकड़ धामी की अगुवाई में बीजेपी ने केदारनाथ उपचुनाव के रण में कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने केदारनाथ की जनता का आभार जताया, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून में रोड शो कर केदारनाथ की जीत का जश्न मनाया। मुख्यमंत्री ने इस जीत का श्रेय जनता को दिया, साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, 2014 के प्रलय के बाद जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया, तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। वहीं बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद केदारनाथ में जीत का सिलसिला बरकरार रखने की कांग्रेस की चाहत धरी की धरी रह गई। केदारनाथ में हार के झटके से तिलमिलाई कांग्रेस इसे उत्तराखंडियत से जुड़े मुद्दों की हार बता रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी ने सत्ता बल और धनबल से चुनाव जीता, जो चिंता की बात है। तो ये चिंताजनक पहलू है और अकेले कांग्रेस के लिए चिंताजनक पहलू नहीं है। ये सारे जो उत्तराखंड और पहाड़ की बात करते हैं, केदारखंड की बात करते हैं, उन सब के लिए भी चिंताजनक पहलू है। भाजपा के सत्ता और शराब और धन बल की जीत है, मगर उत्तराखंड की हार है, उत्तराखंडी सरोकारों की हार है। कांग्रेस उपचुनाव के परिणाम पर जो भी प्रतिक्रिया दे रही हो, लेकिन केदारनाथ उपचुनाव की जीत बीजेपी के लिहाज से काफी बड़ी रही। इससे बद्रीनाथ और मंगलौर में हार से बेहाल बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया जोश आया है, तो वहीं इससे उत्तराखंड की सियासत में धाकड़ धामी का कद और भी मजबूत हो गया है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। केदारनाथ उपचुनाव में जीत दर्ज कर बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा की सीट को बरकरार रखा। 2022 में बीजेपी से शैला रानी रावत ने केदारनाथ विधानसभा में जीत दर्ज की थी, जिनके निधन के बाद केदारनाथ में उपचुनाव कराया गया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत बीजेपी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिहाज से भी अहम थी, क्योंकि विपरीत परिणाम से सूबे में सियासी उठापटक के भी कयास लगाए जा रहे थे। बीजेपी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी केदारनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी ने विजय पताका लहराई है। दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के निधन से खाली हुई सीट पर उपचुनाव कराए गए, जिस पर बीजेपी की आशा नौटियाल ने जीत दर्ज की। आशा नौटियाल का कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत से मुकाबला रहा, जिसमें आशा नौटियाल ने 5000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की। आशा नौटियाल इससे पहले 2002 और 2007 में भी केदारनाथ विधानसभा सीट से विधायक रहीं, लेकिन 2012 में उन्हें कांग्रेस की शैला रानी रावत से हार का मुंह देखना पड़ा। 2017 में कांग्रेस से बीजेपी में आई शैला रानी रावत को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, लेकिन 17 में कांग्रेस के मनोज रावत ने जीत दर्ज की। 2002 में बीजेपी की आशा नौटियाल जीती, जिन्हें 13,080 मत मिले। 2007 में भी बीजेपी के टिकट पर आशा नौटियाल जीती, जिन्हें 16,971 मत मिले। 2012 में कांग्रेस की शैला रानी रावत ने केदारनाथ विधानसभा सीट जीती, जिन्हें 19,960 मत मिले। 2017 में कांग्रेस के मनोज रावत ने जीत दर्ज की, जिन्हें 13,906 मत मिले। 2022 में बीजेपी के टिकट पर शैला रानी रावत ने जीत दर्ज की, जिन्हें 21,886 मत मिले। वहीं 2024 के उपचुनाव में
बीजेपी के टिकट पर आशा नौटियाल ने जीत दर्ज की, जिन्हें 23,814 मत मिले। केदारनाथ उपचुनाव परिणाम से जहां आशा नौटियाल फिर से केदारनाथ क्षेत्र में राजनीतिक रूप से स्थापित हो गईं, वहीं ये परिणाम सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिहाज से भी बेहद अहम रहा। उपचुनाव में विपक्ष के निशाने पर रहे सीएम पुष्कर धामी को बाहर के साथ ही अंदरूनी चुनौतियों से भी जूझना पड़ा। चर्चाएं यहां तक रहीं कि उपचुनाव में हार के बाद उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद पर किसी नए चेहरे की ताजपोशी हो सकती है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उपचुनाव में गाहे बगाहे जनता के बीच प्रचारित किया, लेकिन धाकड़ धामी ने आक्रामक प्रचार कर मोर्चा संभाला और तमाम कयासों को धता बताते हुए बीजेपी को जीत दिलाकर ये साबित किया कि उत्तराखंड की सियासत में उन्हें धाकड़ धामी यूं ही नहीं कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।